नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जून में है और 8-9 जून के समथिंग है। अभी डेट एक्सटेंड होने के कुछ चांसेस लग नहीं रहे। एक फेक न्यूज़ भी चल रही है, जैसे कि अभी यूपीएसआई को लेकर के भी एक फेक न्यूज़ चली थी कि एग्ज़ाम जून में पहुँच गया, लेकिन ऐसा कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं था। तो अफ़वाहों पर ध्यान मत दो, आप अपनी तैयारी को बराबर धार देते रहो, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी तभी आप सफलता पाएँगे, ठीक है? जैसा कि जीएस वाले पोर्शन में मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री की भी क्लास ली है, पॉलिटिकल की भी क्लास ली है, अभी मेरा एग्ज़ाम था, तो आज मैं ज्योग्राफी की भी क्लास ले रहा हूँ। आपको तीनों सब्जेक्ट की मैं रेगुलर क्लास लेकर के चलूँगा और इसमें सिर्फ़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको मैं कराऊँगा और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, क्योंकि आप सिर्फ़ एक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल लेवल का ही सिलेबस होना चाहिए। अब कांस्टेबल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल या अन्य यूट्यूब चैनल क्या करते हैं कि इतना डीप पढ़ा देते हैं वो पीसीएसआई और एक्स्ट्रा लेवल का, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, ठीक है? तो फालतू का मत पढ़ो, सिर्फ़ उतना पढ़ो जितना आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है? तो बिना देर किए हुए चलते हैं। आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। तो ज्योग्राफी की पहली क्लास और पहला चैप्टर और पहला ही क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा, विद एक्सप्लेनेशन चलेगा इसी में ही क्वेश्चन के साथ। जैसा क्वेश्चन है हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ है? आपको पता होगा हिंद महासागर कहाँ है? हमारे दक्षिण में, दक्षिण भारत में हिंद महासागर है और जो हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है उसके आसपास का जो है उसको बोलते हैं हम अरब सागर, अरेबियन सी, और हमारे दक्षिण में हिंद महासागर है और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा, जैसे सपोज दैट मैं आपको एक मैप क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो इसमें क्या है कि इधर तो अरब अरब सागर है, ठीक है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद है, हिंद महासागर है और इधर हमारा क्या है, हिंद चीन, इसको बोलते हैं हम हिंद चीन, हिंद चीन सागर, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा क्लियर कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे, देखिए फिर से सुनना। अटलांटिक सॉरी, अटलांटिक महासागर, देखिए ये इधर कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और इधर यूरोप है। आप मैप देखना वर्ल्ड का, जब आप मैप देखेंगे, और इधर आपका अफ्रीका है, थोड़ा सा कट करके ऐसे अफ्रीका है, ठीक है। तो इसमें एक एस के आकार की जो आकृति का है इसे बोलते हैं हम अटलांटिक ओशियन। उम्मीद है ना सभी को समझ आ गया होगा, तो क्लियरली रखें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा महासागर इस आकार का है, तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, जो हमारे अमेरिका यूएसए से लेकर के और ईस्ट तक, हमारे ईस्ट में क्या आता है, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह, ये चीन और जापान के वहां तक आता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर ये ऊपर के वृत्त में जो ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है, तो ये आर्कटिक है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा, तो अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो अगर पृथ्वी का पूछा जाए, पृथ्वी पर तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है, दुनिया जानती है पूरी, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला क्यों? इसके पीछे का कोई रीजन तो होगा। इसके पीछे का रीजन मुझे दो चीजें और बतानी थी। अगर पूछे यहीं पर इस क्वेश्चन में पूछ लेता भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अगर भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है तो आपको कौन सा राइट आंसर करके आना है, कौन सा है, तो आपको करना है इसका K2, K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका पूरा नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये किसका है, भारत का। अगर पूछा जाए भारत में स्थित, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है, पीओके में स्थित है, क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तब आपको कंचनजंगा राइट आंसर करना है, ठीक है, और अदरवाइज ये करना है। अगर भारत को पूछे तो ये करना है।
चलिए, पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? सबको पता है 23.5 डिग्री अर्थ पर झुकी हुई है। जो इसका झुकाव है ना पृथ्वी का, तभी क्या होता है, दिन छोटे बड़े जो होते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और मौसम में परिवर्तन भी इसी के कारण आते हैं। सॉरी, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली, इनका एक क्रम है। सबसे निचली, पहले नंबर, मैं नंबर दे दूं इनको। ठीक है, नंबर देता हूं, नंबर, अच्छा ये दिख नहीं रहा, मिनट दिखेगा। एक नंबर, पहले नंबर पर क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तीसरे नंबर पर आयन मंडल और चौथे नंबर पर बहिर्मंडल। ठीक है, चारों मंडल, पहले पे क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी हुई हमारी? क्षोभ मंडल। क्षोभ कहते हैं गुस्सा, क्षोभ का मतलब है गुस्सा। तो जहां बादलों की क्रियाएं होती हो, वर्षा होती हो, वर्षा या फिर बिजली का तड़कना हो, ये सारी जो क्रियाएं होती है ना, वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, गुस्से वाली क्रिया, क्षोभ का मतलब गुस्सा होता है। ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसमें और ज्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ओजोन परत के लिए सीधा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ओजोन परत क्या करती है हमें, ये भी ओजोन परत के फायदे और नुकसान। ओजोन परत हमारे जो वायुमंडल में एक लेयर है, वो क्या करती है, जो सनलाइट है ना, अल्ट्रावायलेट रे हैं, यूवी रेज हैं, जो आकर के हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को या ह्यूमन को परेशान कर सकती हैं, नुकसानदेह हैं, उसको रोक लेती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वहां से टकरा कर वापस चली जाती हैं, वो पृथ्वी तक नहीं आती। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ओजोन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह लो या वायुमंडलीय कुछ परिघटनाओं की वजह से कह लो, ये कहा जाता है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो ये क्लियरली रखना। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? देखिए, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया में एक जगह है अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल्जीरिया नहीं, सॉरी, अल अजीजिया एक जगह है। ठीक है, अल अजीजिया, ये डेथ वैली, वहां पर एक जगह पड़ती है डेथ वैली, वो पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नोट किया गया है। ठीक है, अल अजीजिया में। कहां पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सहारा, सहारा मरुस्थल सब जानते हैं, ये कभी सहारा को टिक कर दो, सहारा नहीं, इसका राइट आंसर डेथ वैली हो जाएगा, या आपको ऑप्शन में मिले अल अजीजिया तो आपको राइट आंसर ये करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अंटार्कटिका, अलास्का। आलोक पानी ली। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अंटार्कटिका या अलास्का? अंटार्कटिका, पर एक जगह है वर्खोयांसक, 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 वर्खोयांसक। ठीक है, ये अंटार्कटिका पर पड़ता है। सब अभी तक पृथ्वी का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान। तो आपको आज दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में कंफ्यूजन में रहते होंगे कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपको बताना है वर्खोयांसक। कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसा अंटार्कटिक लिखा नहीं आया ऑप्शन में ये हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना, अंटार्कटिक भी पता हो और ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? बताइए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है। ठीक है, ये रहा। भू आकृति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हम्बोल्ट, हम्बोल्ट एक जलधारा है जो कि महासागरों में रहती है, हम्बोल्ट की जलधारा। रिटर भी है, पेनेक भी है, ये सारे साइंटिस्टों के ही नाम है। ठीक है, डेविस, भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविस। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का राइट आंसर क्या है? डेविस। ठीक है, रेगिस्तान में दिन रात, रेगिस्तान में दिन रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, क्यों? आपने एक बार देखा होगा, जो हमारे भारत, आप सभी भारत से क्लास देख रहे हैं, तो जितने भी हैं उसके पीछे के एक है, आप कभी राजस्थान जाते होंगे, तो राजस्थान में जब कभी गए हो, दिन में ठहरे हो और रात में ठहरे हो, तो दिन में तो बहुत गर्मी लगती है और रात को बहुत ज्यादा ठंड लगती है।
तो टेम्परेचर का बहुत अंतर है ना, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, कम आर्द्रता। तो इसमें ऑप्शन हमें होगा, हाँ ये रहा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम आर्द्रता। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। सबसे लंबी समुद्री धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह या अल नीनो? यहां पर आप कंफ्यूज में रहेंगे। सबसे लंबी समुद्री धारा कौन सी है? देखिए, जैसे हमारे पृथ्वी पे या भूमंडल पे नदियां बहती हैं ना, ऐसे हमारे समुद्र में भी नदियां बहती हैं और उनको हम नाम दे देते हैं धारा। जैसे भूमंडल पर नदियां बहती हैं, उसी प्रकार से समुद्र में भी नदियां बहती हैं, तो उनको हम नाम दे देते हैं धारा। तो जब पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी हो सकती है, तो समुद्र में सबसे लंबी नदी क्यों नहीं हो सकती? तो सबसे लंबी धारा कौन सी है? अब आपको ये करना, तो उसका नाम है पश्चिमी पवन प्रवाह। आप हम्बोल्ट की धारा मत कर देना, ये गल्फ स्ट्रीम मत कर देना, या अल नीनो मत कर देना। अल नीनो, ला नीनो तो दो परिघटनीय घटना है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है हमारा मानसून का, अल नीनो और ला नीनो एक्टिव होने से। अल नीनो किस महासागर से संबंधित है? क्वेश्चन ये भी आ गया कि अल नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो अल नीनो बेटा हमारे प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, अगर प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटनाएं होंगी तो क्या होगा कि मानसून क्या होगा? इंडिया में मानसून आएगा या सूखा पड़ेगा, ये आप कमेंट में बताना। अगर अल नीनो एक्टिव है तो भारत में अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट में बताना कि दो ही ऑप्शन है, सिर्फ इसके दो ही आंसर है, या तो मानसून अधिक होगा, मानसूनी घटना अधिक होगी, या फिर सूखे का कारण बनेगा अल नीनो एक्टिव होने से। मानसून शब्द किस भाषा से आया है? सबको पता है मानसून शब्द, बहुत कई बार आपने छठी क्लास से आप पढ़ते आए हैं, तो मानसून शब्द, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत, नदियां, झीलें, महासागर, हिमनद। नदियां, महासागर। पृथ्वी का कहा है मैंने, भूमंडल का नहीं कहा। भूमंडल का कहते या भूपट्टी का कहते तो क्या आ जाता हमारा? नदियां। पृथ्वी में तो समुद्र भी आता है ना, तो इसलिए क्या है? महासागर पृथ्वी पर। सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? सबको पता है, मैरियाना ट्रेंच। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, याद रखना। जापान गर्त वगैरह कुछ नहीं, फिलीपींस ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, प्रशांत महासागर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल से? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से पूछा है, ना कि जनसंख्या। तो क्षेत्रफल में कौन सा है? सबको पता है, राजस्थान। लेकिन जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था ना, तो इसका राइट आंसर तो वैसे राजस्थान रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का जब तक विभाजन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ वगैरह इसमें से नहीं भाग कटे थे, तो आपको पता होना चाहिए, पहले मध्य प्रदेश था, पहले नंबर पर एमपी आता था। अब पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा आता है? राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तो लंबी है, पर पूरी तरह से भारत में नहीं बहती, इसलिए ब्रह्मपुत्र को हम स्किप करेंगे, ये तो कैंसिल। गोदावरी, इसको भी हम कैंसिल करेंगे। नर्मदा, इसको भी कैंसिल करेंगे। कौन सी राइट आंसर होगा? गंगा। कितनी है लेंथ इसकी? 2500 के समथिंग, 2500 किलोमीटर। गंगा कहां से निकलती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, गंगोत्री से। और किस किस नाम से निकलती है? अलकनंदा और भगीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये कहलाती है क्या? गंगा। ठीक है, हालांकि इससे पहले विष्णु प्रयाग में, ठीक है, अलग अलग नामों से आती है, तो आपको ये गंगा से रिलेटेड होना चाहिए। और गंगा गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? हुगली के नाम से गिरती है, कोलकाता।
कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर ही है, हालांकि गंगा का ही नाम है। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर ही है। तो गंगा से संबंधित हो गया। अब आइए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय, देखिए मैं आपको प्रायद्वीप बता देता हूं। प्रायद्वीपीय नदी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? पहले तो आपको प्रायद्वीप पता होना चाहिए। जब कभी कोई भूभाग तीन तरफ जल से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, और चारों तरफ जल से घिरा हो तो उसे द्वीप बोलते हैं। देखो समझो, ये है, ये कुछ भारत की ऐसे है कंडीशन, इधर भी जल है, ठीक है, इधर भी जल है और इसके नीचे भी जल है। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हुआ? प्रायद्वीपीय भाग। और इसमें क्या आएगा? इसको बोलेंगे, जहां तक ये है इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भाग। तीन तरफ से, अगर ये चारों तरफ से, जैसे कोई देश, ऑस्ट्रेलिया को ले लो, ऑस्ट्रेलिया एक खुद में द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक खुद में द्वीप है, उसके चारों तरफ क्या है? जल ही जल है, कोई भूराशि जल से घिरी हो। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार के द्वीप है, उसके चारों तरफ जल राशि है, तो उसको बोलते हैं द्वीप। तीन तरफ से हो तो क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? पूरे भारत की तो गंगा है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी बताइए? प्रायद्वीपीय भारत की है गोदावरी। गोदावरी राइट आंसर है। ठीक है, कावेरी नहीं है, महानदी नहीं है, कृष्णा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? सबको पता है थार। थार मरुस्थल किसे कहते हैं? जहां पर वर्षा कम होती हो। मरुस्थल दो तरीका के होते हैं, एक रेतीले, एक बर्फीले। बर्फ का भी मरुस्थल होता है, क्योंकि वहां पर क्या, वर्षा नहीं होती, वहां पर जमीन में आप कुछ पैदावार नहीं कर सकते, तो मरुस्थल वो भी होता है। कभी आप सोचो कि जहां पर रेत होगी वही मरुस्थल है, ऐसा नहीं है। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है, भारत के संदर्भ में तो कहेंगे तो। ठीक है, वैसे मरुस्थल पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, जैसे गोबी, कालाहारी, अफ्रीका का कालाहारी, सहारा, गोबी चाइना का, ठीक है, और थार का इंडिया में। तो ये सारे मरुस्थल आपको पता होना चाहिए। लोकेशन एक बार मैप अपने पास रख लेना, मैप देख देख करके आपको पढ़ना है। भारत में मानसून की शुरुआत सामान्यतः कहां से होती है? आपको पता होगा, फिर से एक बार मैप बनाते हैं हम, ये वाला। इधर क्या है? केरल। ठीक है, तो केरल से जितनी भी गर्म जल धाराएं उठेंगी वो सबसे पहले यहां पर टकराएंगी इसमें। ठीक है, और इस पर टकराने से क्या होगा कि केरल में सबसे पहले वर्षा होगी। ठीक है, तो मानसून की शुरुआत केरल से होती है। और उत्तर भारत में कब आता है? उत्तर भारत में मानसून कब आता है पता हो? कमेंट में बताओगे? ऐसे तो 1 जुलाई मानते हैं, लेकिन 28-30 जून को के समथिंग आ जाता है उत्तर भारत में। और यहाँ केरल में कब आता है? 1 महीने पहले, मई में मानसून। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अभी बहुत चर्चाओं में रहा, वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पूछा जा सकता है ये अरावली पर्वत। ठीक है, इंपोर्टेंट। नवीन वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या ज्वालामुखी? तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक अरावली पर्वत है। सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक अरावली पर्वत है। कभी आप सोचो कि हिमालय सबसे बड़ा है, काफी लाखों साल लग गए इसे बनने में, तो हिमालय होगा? नहीं, हिमालय अभी जवान हो रहा है, क्योंकि उसके दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 88-48 होती थी उसकी हाइट, अब कितनी है? 88-50। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम कि हिमालय अभी यंग है, अभी जवान हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या होगा? हिमालय का क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, हजारों साल लग जाएंगे। जैसे अब क्षरण किसका हुआ है? अरावली का। तो हम कह सकते हैं अरावली सबसे प्राचीनतम है। और लेकिन है कैसा? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वल और फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जब कभी मैं ऐसे यहां पर कहीं खड़ा हूं, ठीक है, और सपोज दैट जहां पे मैं खड़ा हूं मेरे वो वाली जमीन नीचे धस गई, तो इधर भी एक क्या खड़ा हो जाएगा? दीवार सी खड़ी हो जाएगी, ऐसे एक इधर भी खड़ी हो जाएगी। तो मुझे वो क्या नजर आएंगे? पर्वत। जबकि वास्तव में तो वो पर्वत है ही नहीं, मैं ही तो नीचे चला गया। तो ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं? वो ब्लॉक पर्वत, जैसे कि सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज।
यानी हमारे एमपी में जो है वो इसी तरीके का उदाहरण है, वहां की पर ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। अगर आप वलित पर्वत को देखोगे तो हमारा हिमालय, हिमालय क्या है कि जब पृथ्वी पर दबाव पड़ता है ना, जब दबाव पड़ता है तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उस प्लेटों के टकराने से जो फोल्ड पड़ जाता है उसको कहते हैं वलित पर्वत। तो हमारा हिमालय कैसा है? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन है। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये कोई किताब है, इस पर हमने क्या लिया, ऐसे फोर्स लगाया, कोई प्लेट इस पर ऐसे फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, ये ऐसे फोल्ड हो रहा है ना ऊपर की तरफ, हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऐसे जो यहां पर खड़ा होकर के देखेगा उसको क्या नजर आएगा, ये इधर मेरी साइड वाले को माउंटेन नजर आएगा ना, तो इसी को बोलेंगे वलित। ऐसे ही वलय पड़े हुए हैं तो इनको हम बोल देंगे वलित पर्वत को, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखी, वलित, ब्लॉक या अवशिष्ट? दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है, बताएगा कोई? दक्कन का पठार बेटा ज्वालामुखी पठार है। क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका से टूट करके बना हुआ है, ठीक है। और आप अभी भी देखेंगे, इसके पीछे की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर लाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ये दक्कन का पठार कहां से कैसे आया और क्यों। अभी फिलहाल आप इतना याद कर लो, ज्वालामुखी पठार है, ठीक है। दक्कन का पठार, दक्कन कौन सा? साउथ इंडिया। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आ गया अभी आंसर, आपको सबको पता चल गया होगा, वलित पर्वत है। उत्तर भारत का मैदान किस नदी प्रणाली से बना हुआ है? उत्तर भारत का, देखिए आप एकदम से तुरंत टिक कर देंगे ऑप्शन देख के, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, नदी ताप्ती, गोदावरी कृष्णा। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, तो किसका उदाहरण है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का उदाहरण है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन, मालवा, छोटा नागपुर या मेघालय? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का, मालवा का, छोटा नागपुर का या मेघालय का? बताइए। मेघालय का पठार सबसे ऊंचा पठार है, दक्कन का पठार ऊंचा नहीं है। अच्छा, पठार किसे कहते हैं? देखो पहाड़ की तो पता चल गई, ये तो पर्वत हो गया, ये वाला है तो पर्वत है, ठीक है। ऐसे पर्वत है, ये पर्वतों की एक श्रृंखला हो गई इस तरीके से, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन पठार किसे कहेंगे, कोई बताएगा? पठार कहते हैं बेटा टेबल टॉप, टेबल टॉप। जैसे एक प्लेट को उल्टा रख दिया, एक प्लेट को, प्लेट होती है ना घर में, उसको उल्टा रख दो तो साइडें तो नीचे होगी लेकिन उसका बीच का सिरा क्या हो गया, ऊपर को उठा हुआ, तो उसे बोलते हैं बेटा पठार, बोलते हैं हमारे पठार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, प्रायद्वीप नहीं, द्वीप। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, मेडागास्कर। बोर्नियो भी कहाँ है? आपको पता है बोर्नियो कहाँ है? आपको ये लोकेशन सारी याद होनी चाहिए दुनिया की कंट्री की। कहाँ है बोर्नियो, कोई बताएगा? बोर्नियो कहां पर है आपको कमेंट में बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं, इंडोनेशिया सुना है ना, इंडोनेशिया के पास जाना आप मैप में और उसी के पास में आपको बोर्नियो द्वीप मिल जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर, मेडागास्कर आप कहां जाएंगे बताइए? मेडागास्कर के लिए आप अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका यानी सोमालिया के नीचे जाएंगे ना, आपको एक छोटा सा मेडागास्कर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और वो टूट करके एक दिन भारत में आ मिलेगा, जहां से भारत का साउथर्न पार्ट टूटा था वहीं से, ठीक है। मेडागास्कर वहां पर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपको दिख ही जाएगा, इंडोनेशिया से और थोड़ा आगे चलोगे नीचे की तरफ साउथर्न में, तो साउथ में ये मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड है हमारा यूएसए और यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारा ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? हमारा ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला ग्रीनलैंड। आंसर आपको ग्रीनलैंड टिक करना है, कभी आप ऑस्ट्रेलिया कर दो, ठीक है। अगला, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की नील नदी, सबको पता है नील नदी। और केवल अकेली नील नहीं है, ये कई नदियों से मिलकर के बनी है। एक श्वेत नील और एक कौन सी इसकी सहयोगी, ब्लू, हाँ, जाम्बेजी वगैरह, इसके बारे में नदियों के बारे में अलग से एक क्लास लूंगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। हाँ, यूरोप का नहीं है ये, केवल
रूस है वैसे तो इसका राइट आंसर, लेकिन रूस अकेले यूरोप का नहीं है, यूरेशिया का पार्ट है, यानी आधा एशिया में आधा यूरोप में, तो इसलिए वैसे हम इसका राइट आंसर यूरोप रूस मान सकते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा जो वो है वो ये है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। हाँ, सबसे बड़ी झील, लंबी नहीं, सबसे बड़ी झील बेटा कैस्पियन सागर, सबसे मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर, नाम के पीछे सागर लगाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, ठीक है। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखिए हमने पूरी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने 3 रेखाओं से बांट दिया, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको बोलते हैं मकर, या इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको इक्वेटर बोलते हैं, या भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं कर्क या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, इस बीच से तो 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा कह दो या इक्वेटर कह दो, तो भूमध्य रेखा कितना? 0 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को सबको पता है रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कपास इसी में पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा रेगुर मिट्टी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहले चेरापूंजी होता था, ये सबको पता है, और अभी कौन सा है? वैसे सारे ही इसके, एक 3 को छोड़ करके सारे मेघालय के दिए हुए हैं, शिलांग, मासिनराम, चेरापूंजी और कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है, इसको तो स्किप कर ही दो, अलग ही काट दो इसको। बच्चा क्या? चेरापूंजी। चेरापूंजी पहले होता था, अब नहीं है चेरापूंजी। अब सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम, ठीक है। चलिए, टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? टुंड्रा और टैगा, 2 तरीका की वनस्पति होती है, टुंड्रा, टैगा, सदाबहार वन, ये सारे वन आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सभी पर, छोटी छोटी 5-5 मिनट की, तो सारी वो हो जाएगा आपको। टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, ध्रुवीय या मरुस्थलीय? टुंड्रा ध्रुवीय, दोनों ध्रुवों पर जो पाई जाती है उसको टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं। उनके नीचे टैगा वनस्पति होती है, ठीक है। फिर सदाबहार वन, वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन, वो सारे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ध्रुवीय, ठीक है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लोहा, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिका। सबको पता है नाइट्रोजन की कमी होती है लाल मिट्टी में, ठीक है। तो इसका आंसर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम करते क्या हैं? एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए, जब कभी किसी मिट्टी में पैदावार या उर्वरा शक्ति कम हो जाए या नाइट्रोजन की कमी हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं हम? दलहनी फसलें, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कराने के लिए दलहन, जो दानेदार फसलें होती है ना, जैसे अरहर, मूंग या रमास, या फिर आपको ढैंचा बोल देते हैं जिसको, इस तरीके की फसलें बो देते हैं हम। उससे क्या होता है? हरी खाद भी बोलते हैं जिसको। उससे क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, वो काम कर देते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी की पूरी कर देते हैं। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? कम वर्षा क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, अधिक वर्षा क्षेत्र में, या शीत क्षेत्र में? सबको पता है सदाबहार वन। सदाबहार कहाँ? जहां पर अधिक वर्षा होगी तो वहीं पर तो सदाबहार वन होंगे, ठीक है। कैक्टस, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैक्टस किसी एग्जाम में पूछा गया था, कैक्टस। कैक्टस कहां पर पाया जाता है? कैक्टस का पौधा, देखिए जितने भी छोटी पत्तियों वाले पौधे होते हैं ना, और जिनकी पत्तियां कम है, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, वो सारे रेगिस्तानी इलाके में पाए जाएंगे। तो कैक्टस ऐसा ही है एक उनमें से। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? अभी मैंने बताया था 23.5 डिग्री उत्तर। दक्षिण में कंफ्यूज मत हो जाना, तो 23.5 डिग्री उत्तर ऑप्शन अच्छा दिया है वैसे मैंने, आसान। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? मानक समय 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। ये दिन रात बराबर कब होते हैं? विषुव पर होते हैं, दिन रात बराबर विषुव पर होते हैं, ठीक है। अरे, सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं विषुव पर? कहां पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, बी और सी दोनों बेटा, बी और सी दोनों। राइट आंसर डी हो जाएगा। सूर्य की लंबवत किरणें यानी पैरेलल जब पड़ती हैं तो वो 21 जून को, इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को, ठीक है। मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर तब पड़ती है, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता है। देशांतर और अक्षांश, अक्षांशों की संख्या है तो बेटा
180 ये अक्षांश होती हैं, अक्षांश रेखा, और देशांतर 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 360। जितनी भी खड़ी लाइनें होती हैं पृथ्वी को, जैसे हमने ये पृथ्वी है, इसको खड़ी लाइनों में कर दिया तो ये 360 होंगी। ये हमारा समय निर्धारण के लिए काम करती हैं। और ये वाली जो बड़ी लाइनें होती हैं ये ऋतुओं के लिए होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किस प्रकार की चट्टान बनाता है? आग्नेय चट्टान। जितनी भी ज्वालामुखी से निकलती हैं वो सारी आग्नेय चट्टान बनाती हैं। ठीक है। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा। सबको पता है हीरा सबसे ज्यादा कठोर है, और जो जितना ज्यादा तपा है वही सबसे ज्यादा कठोर बनकर के निकला है। तो ऐसा कौन सा है? हीरा। हीरा कोयले का ही रूप है, अपर रूप है। ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए हुए इनको 1 से 2 बार रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।